नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए, चैप्टर से साफ साफ पता चल रहा है कि ये चैप्टर कम्प्लीटली कार्बन पर डिपेंडेड है, जो कि हमारी आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर है। ठीक है, अब इस परमाणु क्रमांक 6 पर जो आने वाला कार्बन है उसकी क्या विशेषताएँ हैं, उसकी क्या गुण हैं, इससे किस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, आइए इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन और उनके यौगिकों की गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि कार्बन एक अधातु है और इसका प्रतीक C होता है। हम सब जानते हैं कार्बन एक अधातु है और ये परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है और यह एक अधातु है। ठीक है, ये धातु नहीं होता है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूप्रपट्टी में खनिज रूप में 0.02% पाया जाता है। हमारी पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है उसको कहा जाता है भूप्रपट्टी, और भूप्रपट्टी में कार्बन की मात्रा है 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये होता है 0.03%। अर्थात बहुत ही कम मात्रा में उपस्थिति होने के बावजूद भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तब हमें इस चीज़ का ज़रूर मालूम होगा। तो सभी सजीव, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बनिक यौगिकों से बना है। यहाँ तक कि प्रत्येक पादप का और सजीव का शरीर जो बना हुआ है वो कौन से यौगिक से बना हुआ है? कार्बनिक यौगिक से बना हुआ है। आइए कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कार्बन एक सहयोजी आबंध। देखिए, सहयोजी आबंध का क्या मतलब होता है? सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि नील्स बोर ने कहा था कि किसी भी परमाणु के अंदर यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन कोषों में भरे जाते हैं, और कोष होते हैं K, L, M, N ... इस प्रकार ये कोष चलते रहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन K कोष में भरा जाता है, उसके बाद में L, उसके बाद M और N। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। ये नील्स बोर द्वारा दिया गया एक क्रम है। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कार्बन जो है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है, उत्कृष्ट गैस विन्यास। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास समझने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि उत्कृष्ट धातुएं कौन सी होती है। तो इसके बारे में बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो आवर्त सारणी होती है वो आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार की होती है, और इस आवर्त सारणी में बहुत सारे वर्ग होते हैं। टोटल वर्ग होते हैं ये 18, और 18वें वर्ग में जो तत्व आते हैं वो होते हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जीनॉन और रेडॉन। ये तत्व पाए जाते हैं। यदि मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो सिर्फ 2 लिखूंगा। नियोन 10 नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा मैं 2 और 8 लिखूंगा। और ऑर्गन जो है वो 18 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 8। ठीक है, और यदि मुझे क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो इसका होगा 2, 8, 8, 8। ठीक है, तो इस प्रकार एक और 8 आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि जो उत्कृष्ट धातुएं होती है जो वर्ग 18 में पाई जाती हैं, ठीक है, ये धातु वर्ग 18 में पाई जाती है और इन्हें कहा जाता है उत्कृष्ट धातुएं। ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं कह सकते हैं इनको, या फिर उत्कृष्ट गैसें भी कह सकते हैं। ऐसा इनका नाम क्यों रखा गया, इसका कारण समझ लीजिए। इसका कारण ये है कि इनका बाह्यतम कोष जो हम देख पा रहे हैं, इनका बाह्यतम कोष पूर्ण है। जब इनका बाह्यतम कक्ष पूर्ण है तो ये किसी भी यौगिक के साथ में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो इनके साथ में कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करेगा। यानी ये हमेशा स्वतंत्र अवस्था में ही रहते हैं, किसी के साथ में कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण है। कोई भी परमाणु चाहता है कि हमारा अष्टक पूर्ण हो। इसी प्रकार हम ये समझना चाह रहे हैं कि कार्बन जो है वो अपना अष्टक पूर्ण कैसे करेगा, क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 और 4 होता है। जब 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो एक बात साफ साफ दिख रही है, 2 और 4 या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब ये ग्रहण कब करेगा कब नहीं करेगा इसके बारे में जानते हैं। कार्बन एक चतुसंयोजी यौगिक है, मतलब इसकी बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन यानी 4 इलेक्ट्रॉन देकर ये धनायन नहीं बनाएगा, और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन आबंध बनाता है, और न ही ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों? 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को धारण करता है, इसकी इतनी क्षमता नहीं है, और कार्बन द्वारा
4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं कर सकता। तो न तो ये ग्रहण कर सकता है और न ही त्याग कर सकता है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु या अन्य तत्व परमाणु को इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके आबंध बनाता है। यानी जब ये एक परमाणु से दूसरे परमाणु तत्व से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का न तो ये दान करेगा न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे आपके अष्टक में और तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें अपने अष्टक में दो, तो उससे क्या होगा कि हक दोनों करेगा उन इलेक्ट्रॉनों पर, है ना। इसे कहेंगे साझेदारी। आइए और कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब ये साझेदारी द्वारा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो इससे जो बनने वाला बंध होता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। कुछ बंध कौन कौन से होते हैं उनके प्रकार के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, हम मुख्य रूप से जिस बंधों के बारे में हमें जानना है वो आबंध होते हैं। पहला आयनिक बंध, ठीक है। आयनिक बंध जो कि हमने देखा था NaCl में, ठीक है। इसमें NaCl में आयनिक बंध होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो सहसंयोजक बंध जो कि हम पढ़ेंगे, सहसंयोजी बंध, ठीक है, ये इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा एक होता है उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध भी होता है, ठीक है। और एक होता है धात्विक बंध, धात्विक बंध, ठीक है। तो बंध का अर्थ क्या हुआ कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे जुड़ सकता है, उसे कहा जाता है बंध। तो ये बंध को आयनिक बंध हमने पढ़ लिया था। इसमें धनायन ऋणायन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक त्याग करेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा और दोनों अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ऐसा करेंगे और इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा जिससे ये आपस में संयोजित हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो कार्बन में पाया जाता है बंध, वो बंध होता है सहसंयोजक बंध। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु के हाइड्रोजन, देखिए कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बना सकते हैं। किसके साथ में, कार्बन के साथ में, ठीक है। तो इनके बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे हम। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन के बारे में बताया हुआ है कि हाइड्रोजन ने अपना सहसंयोजक बंध कैसे बनाया, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन, H2 का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये रहे 2 हाइड्रोजन। आप मुझे बताइए हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, 1 नंबर पे आता है, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। और 1 इलेक्ट्रॉन है और हम चाहते हैं कि हमारा जो कोष का नियम होता है वो होता है पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8, फिर 8 8 8, यानी कक्षक पूरा भरा होना चाहिए। तो पहला कक्षक है तो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, अष्टक पूर्ण करना होगा उस परमाणु को, या फिर 8 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। अब हाइड्रोजन के पास 8 की तो ताकत नहीं है, लेकिन पहले कक्षक में कम से कम 2 तो इसको रखना ही चाहिए, तब इसका अष्टक पूर्ण माना जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, क्योंकि इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये क्या करेगा, ये साझेदारी करेगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। इस 1 हाइड्रोजन परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस के रूप में दर्शाया हुआ, देखिए ये रहा क्रॉस के रूप में दर्शाया। मैं अगर इसको यहाँ ऐसे बता दूँ, देखो ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये क्रॉस के रूप में भी दर्शा सकते हैं, कैसे भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब इनको एक एक इलेक्ट्रॉन और की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि इनका अष्टक में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, देखिए यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा यहाँ और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा यहाँ। अब इसमें क्या होगा कि इस हाइड्रोजन का खुद के इलेक्ट्रॉन पर तो अधिकार होगा, साथ में इसका इस इलेक्ट्रॉन पर भी अधिकार होगा, और इस हाइड्रोजन का अपने इलेक्ट्रॉन पर अधिकार होगा और साथ में दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी अधिकार होगा। तो आप ज़रा दिमाग लगाइए कि इस हाइड्रोजन का इस पर भी अधिकार है, इस पर भी अधिकार है, तो इसके खाते में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हो गया इसका अष्टक पूर्ण। और इस हाइड्रोजन का इस पर भी अधिकार है, इस पर भी अधिकार है, तो इसके भी खाते में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका भी अष्टक हो गया पूर्ण। अब इस डायग्राम को हम इस फॉर्मेट में भी समझ सकते हैं। ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पहला हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ठीक है। और ये जो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, ये वाला दूसरा हाइड्रोजन परमाणु अपना ये इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ रखेगा, ठीक है, और दोनों आपस में संयोजित हो जाएंगे। अब आप जरा देखो, पहले हाइड्रोजन के जो गोला कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका अष्टक पूर्ण। और इसमें कितने आगे देखिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी अष्टक पूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 1 था, अब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कहने का मतलब इन्होंने साझेदारी कर ली, साझेदारी से इन्होंने H2 अणु बना दिया, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना,
ठीक है। इस संरचना का नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इस बंध को कैसे दर्शाएंगे? क्या बार बार ऐसे गोले बना के दर्शाएंगे? नहीं, हम इसको H2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन के मध्य ये जो डंडी खींची मैंने, ये देखो लाइन, बहुत ध्यान से समझना इसको, आप छोटी चीज़ मत समझना। ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं ग्रीन कलर में, इस लाइन को ही कहा जाता है बंध। और ये कौन सा बंध है? ये है सहसंयोजक बंध। समझे? इसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। जब भी कोई परमाणु आपस में जुड़ जाएगा तो बार बार हम ये ऐसे गोले नहीं बनाएंगे, हम इसको इस प्रकार दर्शा देंगे, ठीक है। इससे कैसे पता चलेगा? इसमें देखिए ऐसे पता चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर होगा, तो पता चल रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इस प्रकार इसको समझेंगे। आइए एक उदाहरण और द्वारा समझते हैं इसको। तो अब जो उदाहरण है वो है O2 का उदाहरण। मैं फिर अपनी भाषा में इसको समझाता हूँ आपको कि ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास आपको पता हो तो बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5 और 6 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका कारण अभी बताऊँगा आपको। और दूसरा देखो जो है इसमें 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मेरे खाते में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और ये भी चाहता है मेरे खाते में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अष्टक पूर्ण हो जाए। तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की एक डंडी और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की दूसरी डंडी, यानी 2 डंडियाँ बन जाएगी, और इसी को कहा जाता है द्विबंध। और 4 इलेक्ट्रॉन पीछे बच जाते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ये रहे। इसको कहते हैं द्विबंध, ठीक है। एक त्रिबंध भी होता है, त्रिबंध से ज़्यादा नहीं बनते हैं, बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा 3 का ही बन सकता है। ऐसे 3 डंडी हो तो इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, 2 डंडी हो तो इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, और सिंगल डंडी है तो इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है इसका कारण समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। इस संरचना को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये रहा ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, इसके देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और ये रहा दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, और इसके रहे ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनको पूरा काउंट करके देखिए, जो मैं रेड कलर में पेन घुमा रहा हूँ उस पर देखिएगा, इसके खाते में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिन के देख लीजिएगा। 8 है, 4 तो ये है और ये देखिए 4, 8 हो गए। इसी प्रकार इसके खाते में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये हो गई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और जब 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड लगता है, और इसी को पढ़ते हैं O2। ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी प्रकार नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन का आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा किस प्रकार बनेगा। और जल का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।